हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। जैसा कि आपको पता है भाई, डेली मैं आप सभी के लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लाती हूं जो कि करंट प्लस इकोनॉमी से रिलेटेड होता है और जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस भी होते हैं। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ और वो है पीएम केयर फंड। अब देखो, ये इतना हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये अपने शुरुआती दिनों से ही चर्चा का विषय बना रहा। जब से इसका फॉर्मेशन हुआ कोविड-19 के दौरान 2020 में इसका फॉर्मेशन किया गया और तब से ही ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना रहा। हमेशा एक आम जनता के बीच देखा जाए तो चर्चा का विषय बना रहा। क्यों विषय बना रहा? क्योंकि बहुत बार आम जनता की बात कर ले या विपक्ष की पार्टियों की बात कर ले, सबने पूछा कि भाई पीएम केयर फंड्स का लेखा जोखा क्या है, ऑडिट क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन कई बार जो है वो सरकार की तरफ से इस पर कभी कोई जवाब नहीं दिया गया या क्लियर अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई गई, तो उसकी वजह से चर्चा का विषय था। अब आज चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि इतने सालों बाद 2020 में इसमें फॉर्मेशन होने के बाद 2026 में फाइनली ऑडिट हुआ पीएम केयर फंड में और ये पता चला कि अभी जो टोटल अमाउंट है पीएम केयर फंड से वो कितना है। ठीक है, डोनेशन कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है, डोनेशन कितनी प्रकार से आता है। तो सबसे पहला सवाल कि अगर कोई व्यक्ति पीएम केयर फंड में डोनेशन करना चाहे तो वो किस तरीके से डोनेशन कर सकता है? तो देखिए, दो तरीके होते बेसिकली डोनेशन करने के। पहला होता है आपका डोमेस्टिक और दूसरा होता है फॉरेन या इंटरनेशनल। ठीक है, पहला इसमें डोनेशन आप कैसे कर सकते हो? आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया का पीएम केयर फंड है, आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हो। दूसरा डोनेशन आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बाहर रह रहे हो और वहां से फॉरेन की अब्रॉड की किसी कंट्री में हो और वहां से डोनेशन करना चाहो, तो ये दो तरीके की जो इनकम है वो पीएम केयर फंड्स में एज अ डोनेशन आती है। ठीक है, बट अब सवाल ये उठता है कि रिसेंट जो इसकी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार भाई क्या दाम है, क्या दान उसमें जमा हुआ है, ठीक है, क्या दान जमा है, कितना सरकार खर्चा कर चुकी है और साथ ही पारदर्शिता देखी जाए तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई दो तरीके होते हैं हाउ टू डोनेट, है ना, किस तरीके से डोनेशन होता है इसमें। तो दो तरीकों से डोनेट होता है। एक होता है डोमेस्टिक डोनेशन, मतलब कि घरेलू दान, और एक होता है इंटरनेशनल या फॉरेन डोनेशन। ठीक है, मतलब कि विदेशी दान। तो इन दो तरीके से जो है पैसा इसके अंतर्गत दान किया जाता है। ठीक है, अब देखो सवाल ये उठता है कि हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा, ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा ये हुआ कि 2020 में जब फॉर्मेशन हुआ था पीएम केयर फंड का, उसके बाद से अब जाकर के इसकी ऑडिट हुई और इसकी ऑडिट में ये बताया गया है कि सरकार के पास कितनी इनकम बढ़ी है, कितनी जनरेट हुई है, ठीक है, हर साल में कितनी इनकम बढ़ी है, ठीक है, खर्चे सरकार ने कहाँ कहाँ पर किए, सबका ब्यौरा दिया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझने योग्य है। पहला ये कि चूंकि मैंने आपको बताया कि जब से ये पीएम केयर फंड बना था उसके बाद से ही ये चर्चा का विषय रहा, क्योंकि सरकार ने कभी इसका खुलकर लेखा जोखा नहीं दिया और उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होते गए इस पे। अब जब ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए तो जो प्रोसेस थी ना लोगों की डोनेशन की, चाहे वो हम डोमेस्टिक डोनेशन की बात करें चाहे फॉरेन डोनेशन की बात करें, दोनों ही सिचुएशन में लोगों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है इस पे। जब लोगों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा इस पे कम हो गया तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज़ हुई कि लोग जो है वो दान देना भी कम कर दिए। तो इससे जो अभी रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में ये कहना है कि अगर 2020 से जब पीएम केयर फंड बना था तब से हम अभी इसको अगर कैलकुलेट करें तो जो लोगों का डोनेशन देने का ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है और उससे पीएम केयर फंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, अब देखो इनका कहना है कि बात है 31 मार्च 2025 की। ठीक है, 31 मार्च 2025 से लेकर के अभी तक 31 मार्च 2025 को जो डेटा हमारे पास आया था पीएम केयर फंड का एज अ ऑडिट इनको ये पता चला है वो अमाउंट था लगभग 7,173.03 करोड़ रुपए। ठीक है, पीएम केयर फंड्स में जो आए थे। और अभी जो लेटेस्ट
लास्ट ऑडिट हुआ है अकाउंट का, उसके अकॉर्डिंग जो इंक्रीज हुआ है बैलेंस वो कितना हुआ है 31 मार्च 2025 से अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका अगस्त 2026। तो जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है 8,452.7 करोड़ रुपए, है ना, लगभग 6,000 समथिंग करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है ये, ठीक है ना, उस तरीके के इन्होंने कहा है। अब दूसरा, ये पीएम केयर फंड बनाया कब गया था, मैंने आपको बताया कि ये 27 मार्च 2020 में ये बनाया गया था। और किसके अंतर्गत इसको बनाया गया था, तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द रेगुलेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत लॉकडाउन की जो कोविड-19 वाली एक त्रासदी आई थी उस दौरान इसको बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म सिंपल है भाई, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है, उसके लिए बनाया गया। पूरा नाम आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है। कब लाया गया, 27 मार्च 2020 को इसको बनाया गया था। कोविड-19 के दौरान उस तरह की जो गंभीर समस्याएं थी उनसे लड़ने के लिए, एक आम जनता को सपोर्ट मिले सरकार का प्रॉपर, उसके लिए इसको लाया गया था। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट था। कहने का क्या मतलब है कि भाई इसमें जो पैसा लगाती थी सरकार, वो अपने बजट से पैसा निकाल के नहीं लगाती थी, बल्कि आम जनता जो दान देती, चाहे वो मेरे और आपके जैसे लोग हों, सब अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान देते थे, ठीक है, अपनी हैसियत के अनुसार, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे वो इंडिया में बैठा हुआ कोई बंदा है या फॉरेन में बैठा हुआ कोई बंदा है, ये जो दान देते थे उसी दान से पैसा आता था इस फंड में, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा, फंड्स की अगर मैं बात करूं तो सरकार जब अपना बजट पेश करती है तो उसमें 3 बेसिक चीजें बताती है, वो है ना कि मैंने इस फंड में इतना पैसा दिया है, ठीक है, जिसमें आपका पब्लिक अकाउंट होता है, कंटिजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो इन तीनों में जो सरकार का पैसा होता है, पब्लिक अकाउंट में जो है आम जनता का पैसा होता है। देखो आम जनता का पैसा कैसे होता है पब्लिक अकाउंट में, जैसे सेविंग अकाउंट आप चला रहे हो, उसके अंतर्गत आपने पैसा जमा किया है, कोई एलआईसी चला रहे हैं आप, ठीक है, कोई इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड्स आपका चल रहा है, ठीक है, कोई एफडी चल रही है, कोई आरडी चल रही है, कोई करंट अकाउंट है, तो ये किसका पैसा, ये आम जनता का पैसा है। तो इस पैसे को जो शो करते हैं वो पब्लिक अकाउंट होता है। उसी तरह से एक कंसोलिडेटेड फंड होता है और एक कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों ही सिचुएशन में पैसा तो सरकार का ही होता है। लेकिन पीएम केयर फंड जो ऐसा फंड था जिसमें सरकार का कोई पैसा नहीं था, बल्कि ये पूरा पैसा दान किया हुआ था, डोनेशन के द्वारा सरकार के पास जो आया था। इसके चेयरमैन हमेशा कौन थे, तो प्रधानमंत्री जी थे। और अभी एट प्रेजेंट में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या थे, इसके चेयरमैन थे, ठीक है। अब आगे बात करें तो देखिएगा, पब्लिक चेयरमैन ट्रस्ट थी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते थे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये तीनों कौन थे, इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हुआ करते थे, ठीक है, जो कि सामान्य सरकारी बजट से वित्त पोषित नहीं होता था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पिछले बीते वर्षों में जब से ये बना है पीएम केयर फंड्स, सरकार के पास डोमेस्टिक पैसा कितना आया है, फॉरेन से कितना पैसा आया है, तो देखिएगा अगर मैं बात करूं तो सरकार के पास जो पैसा आया है घरेलू दान से, ठीक है, घरेलू दान से मतलब कि डोमेस्टिक जो पैसा आया है वो 2020-21 में 7,184 करोड़ था, 21-22 में 1,896 करोड़ था, मतलब ये घटता ही गया जैसा कि मैंने आपको बताया। 2022-23 में 909 करोड़ था, 2023-24 में 681.8 करोड़ था और 2024-25 में ये घट के 479 करोड़ रुपए हो गया। मतलब जैसा कि मैंने बताया ये हॉट टॉपिक था, ये मुद्दा ही ऐसा था कि लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म होना चालू हो गया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद हमारा पैसा सही हाथों में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि डे बाय डे लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे खत्म होने लगा। अब की हाईलाइट में देखिएगा थोड़ा सा, तो की फाइनेंशियल हाईलाइट 2024-25 की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 7,173.03 करोड़ सरकार का ओपनिंग बैलेंस था। जब बात करेंगे 2024-25 में न्यू रिसिप्ट मतलब जो नया पैसा सरकार के पास दान के रूप में आया था वो आया था 1,279.91 करोड़, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस सरकार का कितना था, 8,452.07 करोड़। फिक्स डिपॉजिट जो सरकार के पास एफडी थी वो थी 7,846
5 करोड़ की। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी से इंटरेस्ट मिलता है, सबको मिलता है बिल्कुल। एफडी से इंटरेस्ट जो सरकार को मिला था वो ₹469.38 करोड़ था, और डोमेस्टिक डोनेशन जो सरकार का था वो 479.04 करोड़ था। ठीक है, ये 2024-25 की बात हो रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो जो था वो कितना था, 92.83 लाख रुपए। ठीक है, और पेमेंट और एक्सपेंडिचर जो था, जो सरकार ने इससे खर्चा किया आम लोगों के लिए, वो 87.85 लाख करोड़ का खर्चा इसने किया है। ठीक है, मतलब जो पेमेंट आया है फॉरेन से उससे ही बच गया है टोटल खर्चा जो है। ये घरेलू वाला तो छोड़ ही दो, वो तो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो 2020-21 से 23-24, 22, ठीक है, 21-22 इन सब में क्या कुछ रहा, तो यहाँ पे देखिए 2019 का डेटा हमारे पास है। 2019 से लेकर के 2024-25 का डेटा हमारे पास है। 2019-20 में सरकार के पास डोमेस्टिक जो दान आया था वो 3076.85 करोड़ था, और फॉरेन से आया था 0.39। 20-21 में क्या हुआ था, जो डोमेस्टिक आया था पैसा वो 7183.77 करोड़, रिसिपेंट्स जो था फॉरेन से वो 494.93 था। ठीक है, इसी तरह से जो आखिरी 2024-25 का डेटा हम देखेंगे तो ये 479.04 करोड़ था आपका। ठीक है, और जो फॉरेन से आया था वो 0.9 करोड़। तो ये था जो अभी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सरकार का, क्लोजिंग बैलेंस वो है 8452.06 करोड़। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2023-24 का फंड क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है, तो 2023-24 की तुलना में 2024-25 में क्लोजिंग बैलेंस में लगभग 17.83% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं रही है। अगर हमने पिछला डेटा देखा हो तो आपने देखा रियलिटी क्या है। अब देखो 2024-25 में पैसा कहाँ कहाँ से आया, घरेलू योगदान इतना आया, विदेशी योगदान इतना, ब्याज इतना मिला, टीडीएस का रिफंड इतना आया सरकार को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से सरकार के पास पैसा आया। अब 2000 खर्च में भारी गिरावट क्यों आई, ये भी एक सवाल है कि भाई जब आपके पास पैसा आता जा रहा था तो आप आम जनता के लिए खर्च क्यों नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्यों नहीं हो रही थी ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखो 2024-25 में कुल खर्चा सरकार का था 87.85 लाख, है ना, इसमें लाख करोड़, है ना। इसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए सरकार ने दिए थे 87.84 लाख करोड़। ठीक है, और बैंक जो है आपका 84 लाख हो जाएगा, सॉरी करोड़ की बात कर रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी मैं। ठीक है, तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन में कितने 87.84 लाख जो है वो खर्च किया गया था सरकार के द्वारा। बैंक एसएमएस चार्जेस में 451 रुपये। ठीक है, चलिए पिछले वर्षों का खर्च देखिए क्या रहा है। 2020-21 में खर्चा था 3976.17 करोड़ सरकार का। 21-22 में 8716 हुआ, और उसके बाद फिर 430, और उसके बाद फिर कम ही होता चला गया, है ना। उसके बाद क्या होता चला गया, कम होता चला गया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस फंड को लाने के पीछे का पर्पस क्या था। पर्पस बहुत सिंपल था, कोविड जैसी जो भयानक बीमारियां थी या सिचुएशन थी उनसे निपटने के लिए, है ना। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड लाया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखिएगा फंड आपात स्थिति या संकट से निपटने के लिए बना था। इसका मकसद क्या था इसको लाने के पीछे, कोविड-19 महामारी जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों को राहत देना। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बना था। अब इसका यूज़ किस में हुआ, बेसिकली अगर देखा जाए तो पीएम केयर फंड्स का यूज़ हमने कहाँ पर किया, तो इसका यूज़ हुआ अस्पतालों में प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, वेंटिलेटर प्रोवाइड करने के लिए, कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की सहायता के लिए। 21-22 की बात करेंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स फॉर लगभग 1703 करोड़ रुपए का। ठीक है, वेंटिलेटर्स पर लगभग इन्होंने कितने खर्च किए, तो 835 करोड़ रुपए खर्च किए, ऐसा इनका कहना है। अब पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए जो चलाया गया उसमें इन्होंने क्या किया। अब देखो चिल्ड्रन स्कीम के लिए जो फंड चलाया गया उसमें क्या हुआ कि कोविड के कारण माता पिता अभिभावक जो है वो खोने वाले बच्चों की सहायता की योजना इन्होंने बनाई अलग अलग। जिन बच्चों की डेथ हो गई तो उनकी शायद एजुकेशन की बात, तो स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सहायता प्रदान करने का, जो लोग परिवार पूरी तरह से, कई परिवार ऐसे थे कोविड में जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। ठीक है, चाहे वो सेकेंड वेव, चाहे ऑक्सीजन ना मिल रही हो, इलाज में इतना महंगा खर्चा आया, उन सबको लेकर के, तो उनके लिए भी इन्होंने विशेष अलग अलग योजनाएं चलाई थी।
अब देखो यहाँ पर मजे की बात क्या है कि आरटीआई और कैग से जुड़ा मुद्दा है ये, ठीक है, आरटीआई और कैग से जुड़ा मुद्दा है। क्यों ये आरटीआई और कैग से जुड़ा मुद्दा है? तो पीएम केयर फंड का महत्वपूर्ण गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पहलू है। सरकार के अनुसार पीएम केयर फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, सरकारी फंडिंग इसमें नहीं होती है, जो आम जनता देती है वही पैसा इस पे पहुंचता है, ठीक है, और इसे सीधे आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर माना जाता है। इसलिए इनका कहना है कि भाई आरटीआई एक्ट जो है वो हम इसमें नहीं मानते, हम इसमें नहीं लगाएंगे आरटीआई, इसका जो भी फंड है उसमें कोई आरटीआई एक्ट नहीं लगेगा, और ना ही फंड का ऑडिट कैग द्वारा किया जाएगा, वो भी इन्होंने बोल दिया, कंट्रोलर ऑफ, है ना, जो जनरल अथॉरिटी, वो उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, इंडिपेंडेंस चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा, जो हम हायर करेंगे सीए वो इसका दौरा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी आप बोल सकते हो कायदे से, है ना, कि जो क्योंकि सरकारी एजेंसीज का आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो इसके ऑडिट के लिए, आप पर्सनल सीए हायर कर रहे हो इसके ऑडिट के लिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। हालांकि पीएम केयर फंड की आरटीआई के दायरे में स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी रहा है ना, चल रहा है, अभी इस पर कोई एक रिजल्ट नहीं आया है देखा जाए तो, ठीक है। और फंड का उपयोग केवल कोविड तक सीमित नहीं है, अभी भी लोग कर रहे हैं, अभी भी कोई महामारी में फंड का यूज़ हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर में किया जा रहा है, मेडिकल इमरजेंसी में किया जा रहा है, अन्य गंभीर संकट है, अगर देश में आपात स्थिति आ गई है तो ऐसी स्थितियों में पीएम केयर फंड का यूज़ किया जाता रहा है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने मिलती है, एक होता है पीएम केयर फंड और एक है पीएम रिलीफ फंड। तो पीएम केयर फंड और पीएम रिलीफ फंड में अंतर क्या है? ठीक है, पीआरएफ क्या है और भाई पीएम केयर फंड क्या है? तो देखिएगा, पीएम केयर फंड को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मैंने बार बार कहा, कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए। और जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड क्यों बना है? विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए लोगों की मदद के लिए, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अगला डिफरेंस है कब बना? 27 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया पीएम केयर फंड। और ये आपका जो पीएम रिलीफ फंड है इसको जनवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अध्यक्ष इसका कौन होता है? दोनों के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। अब देखो सदस्य की बात करूं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब अलग अलग व्यक्तियों के सदस्य की अलग अलग पात्रता है पीएम केयर फंड में। और जबकि तब के कांग्रेस अध्यक्ष और फिक्की व टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि अब पीएमओ के अफसर काम में मदद करते हैं, ठीक है। कहाँ खर्च होता है? कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी आपात परिस्थिति में पीएम केयर फंड का पैसा यूज होगा। और यहाँ पे प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा पीड़ित और किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, एसिड अटैक, कैंसर के इलाज आदि के लिए इसका यूज किया जाता है। टैक्स छूट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत 100% राशि पर टैक्स छूट है। मतलब पीएम केयर फंड में जितना भी पैसा है उन्हें एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है उसके लिए, ठीक है। जबकि यहीं पे बात करें तो इनकम टैक्स के तहत 100% राशि पर टैक्स छूट यहाँ पर भी है। अब ऑडिट कौन करेगा? तो ऑडिट इनका कहना है कि भाई जो भी सीए होगा उसे, जिसे हम इंडिपेंडेंट सीए हायर करेंगे, सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, वो सीए इसका ऑडिट कर सकता है। और यहाँ पर सीए या निजी लेखा परीक्षा फर्म जो है वो इसका ऑडिट करती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं तो आपने एक और शब्द सुना होगा जिसे कहा जाता है सीएम केयर फंड। तो सीएम केयर फंड क्या है? वो भी तो कुछ होगा ना, सीएम केयर फंड भी तो कोई चीज़ होगी, बिल्कुल है। सीएम केयर फंड की बात करें, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। सीएम केयर फंड भी कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी इसको कहा जाता है। अब देखो ये क्या होता है, ये भी डिजास्टर के लिए, लेकिन स्टेट में, ये भी डिजास्टर के लिए बनाया गया है, लेकिन डिजास्टर कहाँ पर हो? जब स्टेट में कोई डिजास्टर होगी तो उसके लिए सीएम केयर फंड बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट है जो कि आज के डेट में उनके पास अपने अलग अलग सीएम केयर फंड है, ठीक है। तो बेसिकली वो किन चीज़ों पे काम करते हैं, सवाल ये उठता है। तो यहाँ पर देखिएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है नेचुरल डिजास्टर के जो विक्टिम्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जो स्टेट में हो जाते हैं, उनके लिए, उनके रिलीफ के लिए काम करता है सीएम केयर फंड। साथ ही क्या हो जाएगा, पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फाइनेंशियली वीक पेशेंट्स एंड अंडर गोइंग मेडिकल सर्जरी ट्रीटमेंट, है ना, जिसका मतलब जो नहीं करवा पा रहा है, जहाँ पे सरकार मदद करती है कि हम इसका इलाज करवाएंगे, है ना, ऐसी चीज़ों में मदद करते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एवरी पेशेंट वंस इन अ 3 ईयर, है ना, इस तरीके से ये काम करते हैं। अब सीएम केयर फंड जो है वो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष होता है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑफकोर्स राज्य में, कहाँ पर बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है। किसी स्टेट में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई महामारी आ जाए, ठीक है, कोई
दुर्घटना हो जाए, गंभीर बीमारी, अन्य आपात स्थितियों में ये काम करेगा। और पीएम केयर्स की तरह पूरे देश में लागू एक समान फंड नहीं माना जाता, ये पर्टिकुलर उस स्टेट का फंड होता है जिस स्टेट के लिए काम करता है। अब इसका उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, सूखा, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी महामारी फैल जाए उस पर्टिकुलर राज्य में, ठीक है, कुछ भी आ जाए, कोई गंभीर बीमारी वहां पे फैल जाए, मृत्यु का गंभीर संकट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में सीएम केयर फंड अपने राज्य के लिए काम करते हैं, ठीक है, ना कि पूरे देश के लिए। किसके लिए काम करते हैं, अपने राज्य के लिए काम करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके अलावा अब देखो पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो क्या डिफरेंस हो जाता है इन दोनों में, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। ये नेशनल लेवल पे काम करेगा पीएम केयर फंड और ये स्टेट लेवल पे काम करेगा, है ना, वो नेशनल लेवल पे काम करेगा, ये स्टेट लेवल पे काम करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री इसको चलाता है, इसको सीएम चलाएगा और इसको कौन चलाएगा, पीएम चलाएंगे, ठीक है। क्षेत्र पूरे भारत में आपात स्थिति अगर है, पूरे मतलब नेशनल लेवल पे कोई डिजास्टर हुआ है, यहाँ पर केवल राज्य से संबंधित। इसकी स्थापना 27 मार्च 2020 को हुई थी। ये राज्य के अनुसार अलग अलग तारीखों पे अलग अलग राज्यों ने स्थापना की है इसकी। अगर स्वरूप की बात करें तो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, ये राज्य के अनुसार अलग अलग स्तर पे काम करता है। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति में सहायता करेगा। ये केवल राज्य में प्रभावित लोगों की सहायता करेगा, देश से इसको लेना देना नहीं है। नियम की बात करें, ट्रस्ट डीड लागू कानून होते, संबंधित राज्य के नियम कानून इसमें बेसिकली चलाए जाते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से काम करता है सीएम रिलीफ फंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राज्य स्तर पर राहत देने के लिए, ठीक है, लोगों को राज्य स्तर पे लोगों को सहायता प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी केंद्रीय भूमिका निभाते हुए इसको चलाते हैं सीएम, ठीक है। किसी भी नाम से ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सीएम केयर फंड होगा, अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से क्या किया गया है, नामित किया गया है, कि अलग अलग नाम इसे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ राज्य मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर सीएम केयर फंड्स चलते हैं अलग अलग नाम से, वो राज्य देखिएगा। तो देखिए उसमें सबसे पहले आता है केरला में जो चलता है उसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड। उत्तर प्रदेश यूपी में जो चलता है उसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ डिस्ट्रेस असिस्टेंस, ठीक है, व्यवस्था। मेघालय में चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड हो जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक रिलीफ फंड बोला जाता है। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कहते हैं और ओडिशा में चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, है ना। तो आपको ये तो पता चल गया कि पीएम केयर फंड में क्या क्या ऑडिट हुए, क्या कुछ चीज़ें हुई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकते हैं, किसके अंतर्गत आता है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी भाई कि पीएम केयर फंड जो है वो सरकार के खर्चे पे नहीं चलता, बल्कि आम जनता उसमें पैसा डालती है, डोनेशन देती है। मैंने ये भी बताया कि वो किसी आरटीआई के अंदर नहीं आता है, ना कोई कैग उसकी जांच करेगा। उसका अगर ऑडिट भी होगा तो पर्सनल सीए जो हैं, जो कि सरकार के द्वारा हायर किए जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो उसका ऑडिट करते हैं, ठीक है ना। और ट्रस्ट और देखा जाए तो वो पैसा किसी टैक्स के अंतर्गत भी नहीं आता, टैक्स से कम्प्लीटली छूट पैसा होता है वो, ठीक है। और उसी तरीके से हमने देखा कि सीएम केयर फंड क्या है, सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको सेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। देखो निष्कर्ष यही कहा जाता है कि हालिया आंकड़े बताते कि दान और खर्च दोनों में कमी आई है। सरकार के थ्रू दान में भी कमी आई है, लोगों के थ्रू दान में और सरकार के थ्रू खर्च में कमी आई है, जबकि फंड का बैलेंस बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात हुई। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।